दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद तो यही है मेरी कि भैया ठीक ठाक होंगे आप। तो मौर्य काल का हमने पार्ट 1 कर लिया था। ठीक है, आज हम पार्ट 2 करेंगे मौर्यकालीन के साहित्य के बारे में। ठीक है, तो आप कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो ग्रुप सी हो, एसएससी हो, चाहे वो पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, एलटी ग्रेड हो, कोई भी ग्रेड हो, मुझे इससे परवाह नहीं। ठीक है, आपके लिए सबके लिए हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, मतलब 0 से लेके 100 तक के लेवल पे जो है मैंने पढ़ाने की कोशिश करी है। मतलब अपने स्तर पे पढ़ाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो आज हम करेंगे मौर्यकालीन साहित्य। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन भाई बंधु ने जो है पार्ट 1 नहीं देखा, तो सबसे पहले इसकी पार्ट 1 देख लेना। और मैंने जो प्राचीन इतिहास का जो प्लेलिस्ट है, आप चैनल पे जाओगे तो वहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, वहाँ एंशियंट हिस्ट्री में आपको सारी प्राचीन इतिहास की वीडियो मिल जाएंगी। तो आप वीडियो देखो और प्राचीन इतिहास का आपका लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। ऐसे ही मैं मैथ का डाल दूंगा, ऐसी रीजनिंग। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो ना ना पढ़ाया जाएगा, हर चीज़ पढ़ाई जाएगी। थोड़ा सा समय लगेगा, बस बने रहो। ठीक है, चलिए। तो पढ़ते हैं मौर्यकालीन साहित्य। ठीक, देखिए, साहित्य क्या होता है कि किसी भी वंश को जानने का एक अच्छा स्रोत, एक बेटर स्रोत जो होता है वो साहित्य होता है। ठीक है, अब साहित्य में भी दो प्रकार का साहित्य होता है, एक विदेशी साहित्य होता है, एक देसी साहित्य होता है। देखिए, विदेशी साहित्य में मौर्य काल के बारे में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है, जैसे उदाहरण है मेगस्थनीज की इंडिका। इंडिका एक पुस्तक है जो मेगस्थनीज ने लिखी थी। और मेगस्थनीज कौन था? सेल्यूकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक, तो छोटे छोटे एग्जामों में तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि भाई इंडिका पुस्तक किसने लिखी? मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज किसका जो है राजदूत था? तो वो सेल्यूकस का राजदूत था। किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, चलिए देखिए, अब देसी जो साहित्य है उसमें भी दो प्रकार के होते हैं। एक धर्मेतर साहित्य होता है, एक धार्मिक साहित्य होता है। देखिए, अब इनका मतलब समझते हैं कि भाई धर्मेतर साहित्य क्या है। देखिए, धर्मेतर साहित्य का मतलब है जो लौकिक जीवन से रिलेटेड हो। लौकिक जो भौतिक जीवन हमारा है। ठीक है, जैसे भौतिक जीवन में हमें रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, जो धर्म से परे हो उसे कहते हैं धर्मेत्तर। लौकिक जीवन तो इसका उदाहरण होता है जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, तो उसमें जो है मौर्य काल के बारे में जानकारी ज़्यादा मिलती है। ठीक है, और उसकी हम डीप चर्चा इसी वीडियो में करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं, देखिए, धार्मिक साहित्य। अब धार्मिक साहित्य जिनमें जो है मौर्य काल की जानकारी मिलती है, उनके भी चार टाइप हैं। ब्राह्मण साहित्य है, बौद्ध साहित्यों से भी मिलती है जानकारी, जैन साहित्यों से भी मिलती है, और कुछ अन्य भी हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ब्राह्मण साहित्य क्या है? ब्राह्मण साहित्य जो वैदिक साहित्य है। और मैंने जो है वैदिक काल पढ़ा रखा है, तो भैया उन वीडियो को, हर वीडियो देखते रहो, क्योंकि आपस में हर वीडियो लिंक होती है। ठीक है, आप डायरेक्ट आओगे तो बिल्कुल गधों वाला काम होगा। ठीक, तो ब्राह्मण साहित्य यानी वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं। और उपनिषद को मैंने क्या बताया है कि उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता था, क्योंकि ये सबसे अंत में लिखे गए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है कि साहब अंत में, सबसे अंत में लिखे गए थे, कौन लिखे गए थे? उपनिषद लिखे गए थे। और उपनिषद को क्या कहा जाता था? वेदांत कहा जाता था। वेदांत मतलब जो अंत में लिखे गए। ठीक, देखिए, बौद्ध साहित्य, कुछ बौद्ध साहित्य भी ऐसे हैं जिसमें मौर्य काल के संबंध में जानकारी मिलती है, जैसे दीप वंश है और महावंश है। तो छोटे एग्जामों में तो इस तरीके से ही पूछ लिया जाता है कि भाई ये दीप वंश और महावंश है क्या? तो ये बौद्ध साहित्य है साहब। ठीक है, जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य एक पुस्तक है कल्पसूत्र, जो भद्रबाहु ने लिखी थी। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, भद्रबाहु श्वेतांबर। जैन साहित्य, जैन जो है धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। और दिगंबर के जो संस्थापक थे वो भद्रबाहु थे, जिन्होंने लिखा था कल्पसूत्र। ठीक, तो उससे जो है मौर्य काल के बारे में जो है जानकारी मिलती है। और जैन साहित्य एक है परिशिष्ट पर्वन, जो काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है, भाई परिशिष्ट पर्वन जो है किसने लिखा? तो साहब हेमचंद्र ने लिखा। तो आप देख रहे होंगे कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है। छोटे एग्जामों में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, थोड़े से बड़े एग्जामों में थोड़ा सा अंदर घुस के पूछ लिया जाता है। तो यार मेरा तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग करते होंगे कि भाई
कोई एग्ज़ाम आया तो उस एग्ज़ाम, भाई प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो सारे ही एग्ज़ामों का प्राचीन इतिहास, अलग अलग से हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अलग से तो पढ़ना मतलब टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। चलिए, तो आपको मैं बता दूं, अब बात करते हैं, क्वेश्चन ये आता है कि जो पहली पुस्तक है जिससे मौर्य काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी मिली थी, तो वो पुस्तक है विष्णु पुराण। देखिए, इसे आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि अ, धरती को चलाने वाले कौन है। भाई धरती को चलाने वाले हैं भगवान, और भगवान में भी तीन भगवान हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जिसने सृष्टि का निर्माण करा, विष्णु जो चलाते हैं, और महेश यानी कि शिव जो डिस्ट्रॉय करते हैं। तो चलाने वाले हैं विष्णु, तो यानी विष्णु पुराण। तो क्वेश्चन आता है कि मौर्य काल के संबंध में जो सबसे पहली जानकारी मिलती है वो किस पुस्तक में मिलती है, तो विष्णु पुराण। आंसर ठोक दो और आगे बढ़ो, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अब हम इसके बारे में डीप जानकारी करेंगे क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हो, लोअर पीसीएस हो, पीसीएस हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, सब में पूछा जाता है। तो जो चिंटू टाइप के स्टूडेंट होते हैं उन्हें बस ये पता होता है कि अर्थशास्त्र लिखा कौटिल्य ने, और कुछ नहीं जानते। तो यार इस तरीके से पढ़ो मत ना कि आप, ये तो यार बच्चा जानता है, 8वीं क्लास का बच्चा जानता होगा कि कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य ने लिखी, ठीक है। अब आप ग्रेजुएशन कर लिए हो तो कुछ तो अपना लेवल बढ़ाओ, ठीक। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र के बारे में हम जानेंगे। देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र के बारे में, देखिए परिचय बताता हूँ, और आपने हर जगह देखा होगा चाणक्य नीति ये वो। तो आज हम असल में जानेंगे कि भाई अर्थशास्त्र में ऐसा क्या है जो चाणक्य नीति वगैरह उसमें है क्या चीज़। तो देखिए परिचय बता दूँ, ये जो कौटिल्य थे यानी चाणक्य थे, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। और आपको पता होगा तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी में है, ठीक है, पाकिस्तान के रावलपिंडी में है। और उस टाइम विश्व में सबसे टॉप मोस्ट विश्वविद्यालय था मौर्य काल में, और पूरे विश्व से जो है बंदा यहाँ सीखने आता था। तो आप लेवल लगा सकते हो। आज तो हम बहुत पिछड़ रहे हैं, प्राचीन इतिहास में हम बहुत आगे थे, पूरे विश्व में जगत गुरु थे हम, ठीक है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि मौर्य काल में जो शिक्षा का सबसे जो प्रसिद्ध था विश्वविद्यालय वो कौन सा था। तो ऑप्शन दे देगा वो तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, और वल्लभी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो आंसर का, तो मौर्य काल में जो सर्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालय था वो था तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। तो आप आंसर लगा दोगे। चलिए विभिन्न नाम के बारे में जानते हैं कि कौटिल्य को किस किस नाम से और जाना जाता था। तो देखिए विष्णुगुप्त, इनका पूरा नाम था विष्णुगुप्त शर्मा, ठीक है। चाणक्य भी इन्हें कहा गया। और द्विजर्षम, द्विजर्षम का अर्थ होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्योंकि ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, तो इन्हें द्विजर्षम यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा जाता था। और इसके बारे में चर्चा मिली है, यानी ये जो द्विजर्षम नाम आया है ये मिलता है पुराणों में, ठीक है। और पद, इनका पद क्या था, मतलब इनकी स्टेटस क्या था, तो ये उस मौर्य काल में प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। और आपको पता ही होगा नंद वंश में जो अंतिम राजा था धनानंद, उसने एक बार चाणक्य का अपमान करा था भरी सभा में। तो चाणक्य ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि भाई जब तक मैं इसका सर्वनाश नहीं कर दूंगा मैं अपनी शिखा बांधूंगा नहीं, मतलब चोटी नहीं बांधूंगा, अपने बाल मतलब खोले रखूंगा, ठीक। तो फिर उन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को मोहरा बनाया, उसे ट्रेन करा, और नंद वंश को सर्वनाश करके जो है मौर्य वंश का जो है संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को राजगद्दी पर बिठाया, ठीक। चलिए, तो आपको कुछ आज नया ही सीखने को मिलेगा जो आप अभी तक नहीं जानते थे। देखिए अर्थशास्त्र की खोज, देखिए अर्थशास्त्र लिखा भले ही चाणक्य ने, लेकिन वो सामने कैसा आया जनता के। तो एक तंजौर है साउथ में, उसके ब्राह्मण हैं भट्ट स्वामी। तो ये भट्ट स्वामी को इसकी पांडुलिपि प्राप्त हुई। पांडुलिपि मतलब हस्तलिखित इस तरीके से होती थी, उसे प्राप्त हुई होगी कहीं से, संग्रहालय वगैरह से या कहीं से भी प्राप्त हुई होगी। तो तंजौर के ब्राह्मण हैं भट्ट स्वामी, उन्हें प्राप्त हुई 1905 में। और 1909 में उन्होंने क्या काम करा, श्याम शास्त्री जो मैसूर पुस्तकालय के जो है अध्यक्ष थे, उन्होंने, भट्ट स्वामी ने श्याम शास्त्री को दी और श्याम शास्त्री ने इसे प्रकाशित करा। तो इम्पोर्टेंट नाम हो जाता है श्याम शास्त्री कि इनको प्रकाशित करने वाले, जो अर्थशास्त्र को प्रकाशित किसने करवाया था, तो साहब श्याम शास्त्री जी ने
करवाया था। चलिए अर्थशास्त्र के बारे में कुछ और जानकारी भी देखते हैं। देखिए अर्थशास्त्र की जो भाषा थी, अर्थशास्त्र की जो भाषा थी वो थी संस्कृत, ठीक है। और उस टाइम ये विद्वानों की भाषा भी मानी जाती थी। और अर्थशास्त्र जो है किस विषय पर आधारित थी? देखिए राजनीति शासन पे, शास्त्र पे जो है आधारित थी, ठीक। अब बात करते हैं अधिकरण की। तो अधिकरण, इसमें कितने अधिकरण थे? अधिकरण का मतलब होता है अध्याय। अध्याय मतलब कितने चैप्टर थे? तो इसमें 15 चैप्टर थे। क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि कितने अधिकरण थे, यानी कितने अध्याय थे, तो 15 थे, ठीक। अब इसमें कितने प्रकरण थे? कितने प्रकरण का मतलब होता है प्रसंग, यानी कितने प्रसंगों की चर्चा थी? तो 180 प्रसंगों की चर्चा थी। और श्लोक कितने थे? तो लगभग 4000 इसमें श्लोक थे। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा कलर हम चेंज करेंगे। अब बात करते हैं शैली। तो किस शैली में अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई थी? देखिए शैली गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई थी। देखिए गद्य का मतलब होता है निबंधात्मक चीज़ों को लिखना, जो निबंध के रूप में लिखी जाती है उसे कहते हैं गद्य। और पद्य का मतलब होता है जो श्लोक के माध्यम से लिखी जाती है उसे कहते हैं पद्य, ठीक है। अब बात करते हैं तुलना, यानी जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, चाणक्य की अर्थशास्त्र, उसकी तुलना किस पुस्तक से करी गई है? तो पूरे विश्व में जो तुलना करी गई है वो मैकियावेली एक बंदा है, उसकी जो पुस्तक है द प्रिंस। तो मैकियावेली की एक पुस्तक है द प्रिंस, इससे इसकी तुलना करी गई है। और कई एग्जामों में ये पूछा जाता है कि भाई मैकियावेली की जो प्रिंस है उसकी तुलना किससे करी गई है? तो अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र से इसकी तुलना करी गई है। और ये अधिकतर लोगों को पता है, लेकिन एक पुस्तक और से तुलना करी गई है। एक पुस्तक है पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स है अरस्तू की। ये दोनों विश्व में जो है बहुत प्रसिद्ध जो है पुस्तकें थी। तो अरस्तू की पॉलिटिक्स से भी जो है अर्थशास्त्र की तुलना करी गई है, ठीक। चलिए देखिए अर्थशास्त्र में जो 15 अधिकरण थे उन वो अलग अलग विषयों पर आधारित थे। तो कौन से अधिकरण में कौन सा विषय था तो उसके बारे में, ठीक। क्योंकि देखो ऐसा है यार, जो चिंटू बंदा होगा, चिंटू बंदे को बस यही पता होगा कि अर्थशास्त्र लिखा था कौटिल्य ने, और कौटिल्य को चाणक्य कहा जाता था या विष्णुगुप्त शर्मा, बस इससे ज़्यादा वो जानकारी उसे पता नहीं होगी, ठीक। तो यार ये चीज़ अगर चिंटू को पता है तो यार ये तो 8वीं 9वीं क्लास में वाले को भी पता है। तो आप में और चिंटू में अंतर क्या हुआ? और इसी तरीके से लोग वाग पढ़ाते हैं, अर्थशास्त्र बता दिया कि कौटिल्य ने बनाया और खेल ख़त्म। ऐसा थोड़ी होता मेरे भाई, ठीक। अब आप ग्रेजुएशन कर लिए हो तो अपना लेवल बढ़ाओ, फिर आपको टेंशन होती जाएगी कि यार इस पेपर की उस पेपर की। एक बार में तैयारी करो और ढंग से तैयारी करो, मेरा तो यही मानना। देखिए अधिकरण और विषय के बारे में करेंगे। तो देखिए ये 15 अधिकरण हैं। तो इसमें क्या चीज़ है? देखिए पहला अधिकरण है आप, अब इसका मैं किस तरीके से बताता हूँ। देखिए पहला अधिकरण सबसे पहले जैसे क्या चीज़ है, जैसे आप अपने ऊपर लेकर चलो, रटने की सब कोशिश मत करो, रटने की कोशिश मत करो। देखो पहले क्या चीज़ है, जैसे आप हो, आपका कोई पेपर है, ठीक है, तो आपको समस्या उत्पन्न होगी। सबसे पहले तो आपकी समस्या है, तो इसमें पहले अधिकरण में है राज्य की समस्या, ठीक, कि आपका पेपर कब होगा कब नहीं होगा, तो ये आपकी समस्या है। आप अपने ऊपर लेके चलो। सबसे पहले आपको क्या दिक्कत है? इस टाइम आपको दिक्कत ये हो रही है कि भाई मेरा पेपर कब होगा, इस कोरोना की वजह से थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है कि कब होगा पेपर, तो आपकी समस्या है। तो पहले में राज्य की समस्या, इससे रिलेट कर दो। दूसरा क्या चीज़ है, अब जब आपको पता है कि यार मेरा पेपर, पहली चीज़ तो ये है कि आपका पेपर कब होगा, तो ये आपकी समस्या है, तो ये पहले अधिकरण में आ गया। दूसरे में क्या चीज़ है, अब आप इस किस चीज़ की टेंशन लोगे? अब टेंशन आप लोगे कि भाई मैं किस टीचर से पढ़ूँ, इतने सारे टीचर हैं, कई सारे चंपक हैं, चंपक में चिंटू भी हैं, तो कौन सा मेरा टीचर बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले वो देखोगे कि कौन टीचर ढंग से पढ़ा रहा है। तो दूसरे नंबर पे है राज्य के प्रशासनिक विभाग, संगठन और पदाधिकारी, ठीक है। सबसे पहले तो राज्य की समस्या होगी। दूसरे नंबर पे अधिकरण में क्या चर्चा है? दूसरे अधिकरण का जो विषय है उसमें बताया गया है राज्य के प्रशासनिक विभाग, संगठन और पदाधिकारी। तीसरे उसमें बताया गया है दीवानी, और चौथे में बताया है फौजदारी। देखिए तीसरे में दीवानी का मतलब क्या होता है? तीसरे अधिकरण में बताया दीवानी, दीवानी का मतलब ज़मीन से जुड़े हुए मामले, और फौजदारी का मतलब होता है ये लूट खसोट वाले, चोरी हत्या डकैत, ये सारी चीज़ ये होते हैं फौजदारी मामले में आते हैं। तो तीसरे अधिकरण में बताया गया है दीवानी मामले और चौथे अधिकरण में बताया फौजदारी मामले,
ठीक है। अब पाँचवीं उसमें बताया है कर्मचारियों के अनुशासन। भाई आपको सफल होना है तो अनुशासन भी होना चाहिए, आपको अपने अधिकार और दायित्वों का पता होना चाहिए। तो पाँचवें अधिकरण में ये बताया है। जो इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट है, जो एग्ज़ामों में, भले ही आप सारे भूल जाओ लेकिन ये छठा अधिकरण मत भूलना, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो छठे अधिकरण में है सप्तांग सिद्धांत। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में छठे अधिकरण में सप्तांग सिद्धांत दिए हैं और मंडल सिद्धांत, दो सिद्धांत दिए हैं, सप्तांग सिद्धांत और मंडल सिद्धांत। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सप्तांग सिद्धांत जो है वो कहाँ मिलते हैं, तो अर्थशास्त्र में मिलते हैं जो चाणक्य ने दिए हैं। ठीक, तो देखिए 7वें से लेकर 15वें अधिकरण में क्या है। देखिए 7वें से 15 अधिकरण में है विदेश नीति और युद्ध में विजय के उपाय क्या हैं, कि युद्ध में विजय कैसे मिली जाएगी, और क्या चीज़ है संधि। जब युद्ध में विजय है तो उसके बाद होती है संधि। तो 7 से 15 में अधिकरण में ये बताया गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको कोई सा भी अधिकरण याद ना हो तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये जो छठा अधिकरण है इसमें सप्तांग सिद्धांत दिया गया था और मंडल सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, सप्तांग सिद्धांत मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें कौटिल्य अर्थशास्त्र में। तो हम जान लेते हैं, हम रटते नहीं हैं कि भाई सप्तांग सिद्धांत है क्या। तो देखिए, तभी तो इस चैनल का नाम ओनली 1% रखा गया है। जो कोई नहीं पढ़ाता भैया वो मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, मतलब घुस घुस के पढ़ाना है ताकि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो सके। तो देखिए सप्तांग सिद्धांत चाणक्य ने दिया था कि कोई भी राज्य है वो स्थापित अगर करना है तो 7 चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, उससे जो है राज्य स्थापित होता है। तो 7 चीज़ों में पहला जो क्या चीज़ है, पहले क्या होना चाहिए कि भाई राजा। भैया राजा नहीं होगा तो जो है राज्य कैसे स्थापित कर लोगे। मतलब जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हैं, अब भाई प्रधानमंत्री ना होंगे, कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति से मेरा मतलब नहीं है। भाई बिना राजनीति के देश भी नहीं चल सकता, ये भी आप समझ लो, क्योंकि एक मुखिया की आवश्यकता होती ही होती है। ठीक है, तो राजा चाहिए। दूसरा जनपद, भाई वो राजा किस पे शासन करेगा, जनपद पे शासन करेगा। और मौर्य काल में जनपद का अर्थ होता था क्षेत्रीय राज्य। क्षेत्रीय बड़े बड़े राज्य स्थापित हो गए थे। ठीक है, जैसे मगध वगैरह 16 महाजनपद हमने पढ़े हैं, तो क्षेत्रीय राज्य को कहा जाता था जनपद। भाई किसी जनपद पे ही तो वो राज्य करेगा, तो जनपद होना चाहिए। राज्य स्थापित करने के लिए एक मजबूत राज्य स्थापित करने के लिए सप्तांग सिद्धांत दिया था चाणक्य जी ने। ठीक, तो राजा किस पर राज्य करेगा, राज्य करने के लिए जनपद होना चाहिए। तीसरा चीज़ क्या है, मंत्री होने चाहिए, और मंत्री को अमात्य भी कहा जाता था। ठीक है, भैया मंत्री भी सारे काम राजा थोड़ी करेगा। अब मोदी है, मोदी सारे काम थोड़ी करेगा। कुछ भैया हैं के सीएम जो त्रिवेंद्र सिंह रावत कर नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये एक तरीके से मोदी के मंत्री हैं। ठीक है, चलो, तो मंत्री होना चाहिए। फिर चौथे नंबर पे क्या चीज़ होनी चाहिए, भैया मित्र होने चाहिए। अगर कठिन समय है तो मित्र काम आएंगे तुम्हारे। कुछ ना कुछ आदमी मित्र क्यों बनाता है भाई, हेल्पिंग के लिए तो बनाता है, नहीं तो किसे ज़रूरत पड़ी मित्र बनाने की। ठीक, चलो मित्र होने चाहिए। फिर 5वें नंबर पे क्या चीज़ होनी चाहिए, भाई सेना होनी चाहिए। सेना को दंड कहा जाता था मौर्य काल में। ठीक, तो सेना होनी चाहिए। अब अकेले जाओगे तो मर के आओगे ना वापस, तो सेना भी होनी चाहिए। 5 हो गए। छठे में उन्होंने बताया चाणक्य जी ने कि भैया दुर्ग होना चाहिए। दुर्ग मतलब बाउंड्री, जो राजा, जहाँ राजा रहता है। ठीक है, बाउंड्री। ठीक, दुर्ग की बताया उन्होंने छठी चीज़ में कि दुर्ग होना चाहिए। ऐसे तो भैया तुम्हें मतलब कोई भी घुस जाएगा तुम्हारी सीमा में, तो दुर्ग होना चाहिए जहाँ राजा रहना चाहिए। ठीक, 7वीं चीज़ क्या बताई उन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट थी, कोष यानी पैसा। बिना पैसे के थोड़ी चलेगी। तो ये है सप्तांग सिद्धांत। ठीक है, तो आपको रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप समझोगे इंटरेस्ट डेवलप होगा। ठीक है, ऐसे तो यार बहुत बच्चे हैं जो कई कई साल से पढ़ रहे हैं। ठीक, अब उन्हें कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि आपको ना जैसे जैसे अपना लेवल डेवलप करो, क्योंकि यो पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो तुम जितना कर लोगे ना उतना कम है। अभी तो तुम्हें समझ लो एक बूंद भी चखा नहीं होगा ज्ञान का। ठीक है, तो धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाओ। ठीक, तो 7 हो गए।
अब बात करते हैं मंडल सिद्धांत की, जो भी छठे अधिकरण में है। क्वेश्चन पूछा जाता है भाई यहाँ से कि सप्तांग सिद्धांत का जो है वर्णन किस में है, तो अर्थशास्त्र में है। ठीक है, तो सप्तांग सिद्धांत में इनमें से कौन नहीं आता, तो मैंने बता दिया सप्तांग सिद्धांत है क्या। तो हम मंडल सिद्धांत पढ़ते हैं। देखिए मंडल सिद्धांत में ये कहा है कि जैसे ये है एक राज्य, ठीक। अब राज्य के पड़ोस में क्या होते हैं, शत्रु होते हैं। पड़ोसी राज्य में शत्रु होते हैं जो उनसे जलते हैं। जैसे हम हैं तो हमारे हमारे जो शत्रु होते हैं वो पड़ोस में ही होते हैं। ठीक है, चाणक्य ने तो सीधी सीधी बात करी, क्यों हमारे जो शत्रु होंगे वो पड़ोसी होंगे। हमें ऐसा थोड़ी कि हमारे शत्रु चांद पे होंगे, हमारे शत्रु पड़ोस में ही होंगे। ठीक है, जो हमसे जलन भावना रखेंगे। तो अब सुनो, जो हमारे शत्रु होंगे उनके भी कुछ शत्रु होंगे जो उनके पड़ोस में होंगे, तो वे हमारे मित्र होंगे, ऐसा कहा था चाणक्य ने। तो यही मंडल सिद्धांत है कि जो शत्रु का शत्रु है उसे अपना मित्र बना लो। ठीक, चलो ये मंडल सिद्धांत हुआ। देखिए अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ दुर्ग हैं। तो दुर्ग मतलब जो बाउंड्री हैं, तो किस किस प्रकार के दुर्गों की चर्चा हुई है अर्थशास्त्र में, तो 4 प्रकार के दुर्गों की चर्चा हुई है। जैसे ओदक, ओदक का मतलब होता है जल दुर्ग। जल मतलब जिसके आसपास जो है जल हो। ठीक है, तो ये कहाँ बनेगा, ये तटीय क्षेत्र में बनेगा। ठीक। दूसरा गिरि दुर्ग, गिरि यानी पर्वत दुर्ग, और ये कहाँ बनेगा, पहाड़ी क्षेत्र में। अब देख लो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में पहाड़ी दुर्ग ही तो बनाए जाते थे। ठीक है, ये है। तीसरा दुर्ग होता है वन दुर्ग, वन दुर्ग बनेगा जंगली क्षेत्र में। और चौथा दुर्ग है धानवन दुर्ग, और धानवन दुर्ग बनता है मरुस्थलीय क्षेत्र में। ठीक, तो 4 दुर्गों की चर्चा है। ठीक, अब तुम कहोगे कि यार ये क्या इतना जो है इतना डीप वगैरह, मेरे भाई ऐसा है छोटे एग्ज़ामों में भी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन डीप पूछे जाते हैं जो मेरिट बनाते हैं। तो अब जो बंदा जो है डीप नहीं पढ़ा होता वो कहता पता नहीं कहाँ से आ गया, कहीं से कुछ नहीं है, इतिहास इतिहास ही है, भूगोल भूगोल ही है। ठीक है, तो मैं ऐसा तो पढ़ाता नहीं। अगर तुम्हें यार ऐसे वैसे पढ़ना हो तो किताब खरीद लो, खुद पढ़ लो। ठीक है, फिर जब तुम्हें अगर ऊपर ऊपर से पढ़ना है ना, तो एक ऑब्जेक्टिव किताब लिया हो, उसे रट लो और उसे ही रटते रहो, चाहे तुम्हारे ज्ञान में वृद्धि हो या ना हो। क्योंकि मेरा तो यही मानना है, अगर बेटा रटोगे तो भूलने में टाइम नहीं लगता। क्योंकि साइंस क्या कहती है, साइंस ये कहती है कि जो हम पढ़ते हैं ना, जो रटते हैं, वो जैसे सुबह तुमने कोई चीज़ रटी तो भैया शाम तक उसका 1/4 भूल जाओगे। सिंपल सी बात है। अगर भूलते ना तो हर कोई विद्वान होता मेरे भाई। ठीक है, और जो समझने वाली चीज़ अगर किसी ने बंदे ने समझ के ये स्टोरी बना के याद करी है तो उसके दिमाग में जो है हर टाइम याद रहेगी। भाई 2 और 2 4 होते हैं, तुम्हें आज भी याद है। ठीक है, क्यों याद है, जो चीज़ समझ के पढ़ी होगी वो हमेशा याद रहेगी। तो अर्थशास्त्र में कुछ वर्णित युद्धों की चर्चा हुई है। 3 प्रकार के युद्ध बताए हैं, जैसे प्रकाश युद्ध, कूट युद्ध और तूण युद्ध। देखिए प्रकाश युद्ध का मतलब है, चाणक्य ने कहा, देखिए प्रकाश का मतलब है उजाला, मतलब आमने सामने खुला युद्ध करो। क्योंकि चाणक्य का सिंपल सी एक लॉजिक था, कैसे ही करो, साम दाम दंड भेद तुम्हें जीतना है। ठीक है, उन्होंने बस ये कहा कैसे ही करो। ठीक है, कोई एक तरीका, जिस भी तरीके से सफलता मिले उस सफलता प्राप्त करनी है, बस तुम्हारा उद्देश्य जो है वो सही होना चाहिए। ठीक, तो प्रकाश युद्ध आमने सामने। तो मुझे चाणक्य बंदा इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि चाणक्य ने यह भी कहा, जहाँ झूठ बोलने की आवश्यकता पड़े झूठ बोल दो। ये जो कुछ लोग फालतू की बात करते हैं ना, सच बोलना चाहिए सच बोलना चाहिए, चाणक्य ने इस बात को नकारते हुए कहा है कि जहाँ झूठ की आवश्यकता पड़े झूठ भी बोल दो। तो इसलिए मुझे चाणक्य का फ़ैन हूँ मैं। ठीक, अब प्रकाश युद्ध का मतलब है आमने सामने युद्ध करो और विजय प्राप्त करो। कूट युद्ध का मतलब है चालाकी, भैया जहाँ चालाकी दिखानी पड़े चालाकी भी करो। अगर तुम्हारा शत्रु चालाक है तो तुम्हें डबल चालाक होना चाहिए। ठीक, तूण युद्ध, देखिए तूण युद्ध का मतलब है गुप्तचरों के द्वारा अव्यवस्था फैला के जो है युद्ध जीतो। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, चाणक्य क्या काम करता था, गुप्तचर भेजता था, उन्हें जहर की पुड़िया दे देता था कि उनके खाने में जाके, शत्रु के खाने में जाके उनकी सेना के खाने में जहर मिला दो और खेल ख़त्म। ठीक है, क्योंकि धनानंद जो है उस टाइम 10,000 की सेना थी और चाणक्य के पास मुश्किल से 100-500 लोग। तो समझ लो उसका दिमाग कैसे चलता था।
अगर वो हीरो होता कि चलो 100-500 लोग ही, भैया ऐसा कुछ नहीं होता। चालाकी, उसकी दूरदर्शिता व्यक्ति था वो। चलो, सिकंदर भी डरा था धनानंद पे आक्रमण करने पे। तो यो लगा लो, धनानंद की सबसे बड़ी सेना थी उस टाइम पूरे विश्व में। अब अर्थशास्त्र में कुछ वर्णित राजदूत हैं। तो राजदूत मतलब जो संदेश लेके जाते थे। तो शासनहर, देखिए शासनहर जो संदेश वाहक होते थे, सिंपल, जो संदेश लेके गए और अपना आ गए। ठीक। दूसरे थे परिमितार्थ। देखिए परिमितार्थ का मतलब होता है परिमित रूप से बात करना। मतलब जितनी राजा ने बता दी कि इतनी बात करके आनी है तो उतनी करके आनी, दो शब्द फालतू के नहीं। ठीक है, तो शासक द्वारा बताए गए स्तर पर वार्ता। तीसरे जो राजदूत थे वो थे निसृष्टार्थ। देखिए निसृष्टार्थ का मतलब होता है, ये भी राजदूत हैं, ये भी संदेशवाहक हैं। ठीक है, और ये अपने स्तर पर भी वार्ता करते हैं। जैसे गए, ठीक है, उन्होंने देखा कि यार ये चीज़ है तो दो चार रोटी खाई आए, कि यार आया हूँ तो चलो, मतलब अपने स्तर पर वार्ता कि रोटी भी खाई आए पानी भी पिया है। वैसा उनका रोटी पानी तो होता ही था, लेकिन ये अपने स्तर पे भी वार्ता कर की। तो समझ रहे हो, ठीक है। चलिए, अतिरिक्त महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जो है हम चर्चा करते हैं। जैसा कर है, तो सबसे पहली जो पुस्तक थी वो अर्थशास्त्र थी, जिसमें सर्वप्रथम करारोपण के बारे में यानी टैक्स के बारे में जो है बताया गया। और 21 प्रकार के टैक्स थे उसमें। ठीक है, ये आपको बता देता हूँ। देखिए अंगरक्षक, तो चाणक्य की जो उसमें सेना होती थी, उसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य के अंगरक्षक होते थे उसमें महिलाएं भी थी। और महिलाओं का रखने का मेरा मतलब उस चाणक्य जी का यही उद्देश्य रहा होगा कि यार महिलाओं को देख के कुछ राजा जो है ना बाहर नहीं करते। ठीक है, तो यही करा होगा। ठीक है, अब तीसरा एक शब्द है शताधानी। शताधानी, देखिए शताधानी क्या है, ये एक ऐसा औजार था जिसे जो है दुर्ग के दीवारों मतलब बाउंड्री से फेंका जाता था। और एक ही बार में जो है बहुत बंदे, 100-500 लोग एक ही बंदे में खल्लास, जैसा बाहुबली में वो बोल बना बना के फेंका जाता था दुर्ग की दीवारों से। तो वो शताधानी धानी करके था। तो अब एक है भूमि छिद्र न्याय। देखिए भूमि छिद्र न्याय क्या था, ऐसे ऐसी ज़मीन होती थी जो बंजर होती थी, तो जो बंजर भूमि को आबाद कर देगा, मतलब उसे उस पर खेती करने लग जाएगा, तो उस पर जो है लगान माफ़ की व्यवस्था थी आपके चाणक्य के अर्थशास्त्र में। ठीक है, तो इनमें क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि भाई शताधानी जो है वो इसका मतलब क्या है। ठीक है, अर्थ कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, या भूमि छिद्र न्याय का मतलब क्या है। ठीक है, अगर आपने डीप पढ़ा होगा तो आप लगा दोगे, और चिंटू पिंटू की तरह पढ़ा होगा तो आप कहोगे कि पता नहीं कहाँ से आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो भैया कमेंट वमेंट करके बताओ कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो अपने स्तर पर कोशिश कर रहा हूँ, भले ही सब्सक्राइबर तो भाई साहब बहुत कम है, इतनी उम्मीद नहीं है। खैर चलो ठीक है, मैं किसी की खुशी के लिए काम नहीं करता, मैं अपनी खुशी के लिए काम करता हूँ, बस यही बहुत है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखो। और ये चीज़ है, ये क्वालिटी एजुकेशन का जो है मतलब चैनल बनाने का यही उद्देश्य है कि भाई कोई बंदा है, ठीक है, कोचिंग वोचिंग नहीं कर पा रहा और खेत मतलब गाँव में रहता है, खेत खेत खलिहान का काम करता है ये वो, तो यार वो तो वंचित हो जाएगा ना इस चीज़ से, कोई पढ़ाएगा नहीं तो उसके लिए जो है काफ़ी लाभदायक होगी, जिसके पास कोचिंग वोचिंग का सिस्टम नहीं है। चलो ठीक है भैया, अपना ध्यान रखो, स्टे होम, स्टे सेफ।